आइडियल गैस इक्वेशन, ये एक प्रॉपर चैप्टर है आइडियल गैस वाला, ठीक है, गैसियस लॉ बोल करके, बट अभी हम उस चैप्टर पे नहीं है। उसका फॉर्मूला, उसका कुछ कंसेप्ट यहाँ पर यूज होना है, इसलिए इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने दो टर्म पढ़े थे, अगर आपको याद हो, एसटीपी, जिसे हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला था, याद आ रहा है आपको? यस सर। एंड दूसरा टर्म होता है एनटीपी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्चुअली इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, किसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं? तो टेम्परेचर जो है 273 केल्विन होता है अगर हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है अगर हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। और आर हम लेते हैं 0.82 एटीएम पर केल्विन पर लीटर। अब ये आप सोच रहे होंगे आर कहाँ से आ गया, तो पहले आपको आइडियल गैस इक्वेशन समझ लेना चाहिए कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ये याद आ रहा है आपको, पढ़ा है आपने पहले? नो सर। अच्छा, नहीं पढ़ा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी? नो सर। नो सर। काफी वेगली सुना जरूर है इसके बारे में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है, जो टर्म है मैं आपको उनको थोड़ा बता देता हूँ। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर होता है, V फॉर वॉल्यूम है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं, T टेम्परेचर है जिसे हमें केल्विन में ही यूज करना होता है, और R हमारा गैस कांस्टेंट है, राइट। तो मैं आपको यही बता रहा था कि एसटीपी और एनटीपी में टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है। आर जो है एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो 0.82 एटमॉस्फेयर पर डिग्री केल्विन लीटर होता है, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक रिलेशन है जो याद रखना है। वॉल्यूम अगर आपको याद आ रहा हो तो एसटीपी पे हम वॉल्यूम को इन जनरली, ये आप लोगों में से किसी ने लास्ट में मेरे से पूछा भी था, कि 22.4 लीटर लेते हैं। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज आया है। पहला चेंज उन्होंने टेम्परेचर में किया, जिसे हम 273 बोलते थे, अभी 273.15 डिग्री केल्विन होता है। और दूसरा चेंज वॉल्यूम में है, 22.71 लीटर होता है। तो मेरा बोलना यह है कि जब तक आपको मेंशन न किया जाए तब तक आप ये सब मत सोचिए कि 273.15 लेना है कि 22.71 लीटर लेना है। ये तभी सोच रहे हैं जब आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली स्पेसिफाई कर दिया जाए कि नहीं, आपका जो कैलकुलेशन है वो इस कंसेप्ट के थ्रू करना है, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड वैल्यूज ही यूज करेंगे। ठीक बात है, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले। सर मतलब लोग क्वेश्चन में देंगे कौन सा यूज करना है, 22.4 यूज करना है या 22.7? जैसे देखिए, आपने लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था तो 22.4 लीटर लेके ही सॉल्व किया था। सर वो आर का यूनिट क्या दिया हुआ है? पढ़ने में नहीं आ रहा क्या? सर वो एटीएम बाई क्या लिखा हुआ है वो टी के बाद? मैं लिखता हूँ प्रॉपर। एटीएम लीटर पर मोल केल्विन।
सर हाँ, सर अगर एसटीपी और एनटीपी दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो दोनों अलग क्यों है? अलग नहीं है। देखिए, हम जो चीजें नॉर्मल होती हैं उसे हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो नॉर्मल और स्टैंडर्ड केवल इंग्लिश में वर्ड अलग है, पर दोनों का सेंस एक ही है। मतलब हम कहते हैं ये नॉर्मल है, मतलब ये एकदम स्टैंडर्ड, लाइक दैट ओनली। मैं इरेज करूं इसे? So 2 minutes, I'm writing. ठीक। Done, sir. मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म है डेंसिटी। ठीक है, हम दो तरीके की डेंसिटी पढ़ते हैं यहाँ पर। एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी हमेशा फिक्स होती है, रिलेटिव जबकि किसी दूसरे के कंपैरिजन में, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड की जाती है। टर्म आपके लिए नोन है या नहीं? Yes. Yes. यस सर। इसमें से आप एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में क्या पता है, आपको कुछ पता है? सर शायद एब्सोल्यूट डेंसिटी सिर्फ एयर की कंपैरिजन में की जाती है, सॉरी वाटर की कंपैरिजन में की जाती है। नहीं बेटा, चलो मैं बताता हूँ। पहले तो ये डेंसिटी हर एक केस के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करेंगे फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, तो हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी तो फिक्स है। जैसा मैंने आपको बोला, बेसिक फॉर्मूला जो होता है वही होगा, मास बाय वॉल्यूम। ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेटिव की, तो हम किसके रिलेशन में ले रहे हैं? तो जनरली सॉलिड और लिक्विड के केस में हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में होती है, और वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सुना है कि नहीं सुना है आपने ये? Yes, sir. Yes, sir. सर देखिए जरा,
सॉलिड के केस में मास बाय वॉल्यूम होता है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी अगर सॉलिड लिक्विड की पूछी जाती है तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में हम बताते हैं जब रिलेटिव पूछा जाता है। लेकिन अगर केस गैसियस मॉलिक्यूल्स का है, गैस का है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम है, बट द एक्चुअल रिलेशन इज प्रेशर मास अपॉन आर, यानी कि गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये हो गया पीएम अपॉन आरटी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किसी को समझ आ रहा है? क्यों गाइस? Yes, sir. वॉल्यूम को मास डेंसिटी के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? m by d हो जाएगा ये। तो यहाँ से d निकालो, pm अपॉन आर। यही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, फिर आता है रिलेटिव और स्पेसिफिक डेंसिटी। ये किसके रेस्पेक्ट में निकालना है उस पर डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। आगे मैंने ब्रैकेट में WRT लिखा है विद रिस्पेक्ट टू। लॉजिक क्या है कि अगर हमको ये नहीं बता रहे हैं कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो फिर आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमेशा निकालिए। हाइड्रोजन इज स्टैंडर्ड। इफ इट इज गिवन विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो आप उसके, अगर नोन है तो नोन के लिए, अगर अननोन है तो मतलब हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको फॉर्मूले में करके बताता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। सर मैं पहले के 10 मिनट नहीं था, तो फिर डेंसिटी से पहले आपने क्या कराया था, एक बार क्विक रिकैप कर देंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है बेटा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उससे पहले जो एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था वो अभी एप्लीकेशन में आ जाएगा, राइट कॉर्नर पे बॉक्स में लिखा हुआ है। ओके सर। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस तो 1 ही होता है ना? हाँ, दैट इज ओके, बट मैं तो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ। तो फॉर्मूले में आपको पता हो, अभी 1 होता है तो मतलब मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता तो फिर कैसे चलता, यस सर। है ना? तो जो भी वैल्यूज होगी, जो भी कंडीशन में होगी, वो यूज करेंगे। सर सर वो PV इक्वल टू NRT बताया था ना आपने, तो सर वो PV इक्वल टू RT मतलब। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ सॉरी सर, 1। इसे हम वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं। ये ज्यादा पॉपुलर टर्म है। सर तो सॉलिड और लिक्विड में जब वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तब रिलेटिव डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी सेम होंगे? नहीं, देखो ना किस पे डिपेंड कर रही है, वेरिएबल्स है ना। ये तो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है और वो मटेरियल क्या है। यस सर।
अभी ऊपर देखिए जरा बोर्ड पे, मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आपको, ये एप्लीकेशन जो भी आपको बताया है। फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन बोल रहा है। अब बताओ मीथेन का वेपर डेंसिटी है, कैसे फाइंड करेंगे? तो वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन मतलब ये क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। लेकिन हमको ये तो बताया नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 है हाइड्रोजन 2, तो क्या आ जाएगा? 16/2। समझ आ गया? इज इट क्लियर? सर 16 का सर। शाबाश। इधर फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। समझ आया? यस सर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। तो अब SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32 + 16 2, बराबर लिखा है मैंने? 64/16। 64/16, ये आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है एट 1 atm एंड 273.15 केल्विन। कौन सा रिलेशन लगना है वो आपको देखना है, रेफर करना है, अभी जो बताया है सॉल्व करिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ उसका। फटाफट से सॉल्व करिए। हेलो सर। मॉलिक्यूलर वेट 39 लिखा हुआ है ब्रैकेट में।
हो गया सॉल्व? सबके आंसर्स नहीं आए अभी तक? सर आपको आंसर भेज दिया है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए। SO2 कितना होता है? 64/2। SO3 कितना होता है? 80 3/2। 80/2। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू है तो 80/16। आई थिंक राइट ही है सबका। यस और डेंसिटी का फॉर्मूला P M/RT लगेगा, तो P1 गिवन है, M31 है, R 0.082 है, टेम्परेचर केल्विन में गिवन है 273.15। ये है। कितना आंसर आ रहा है इसका? 1.7। 1.74 into 10⁻⁴ आ रहा है। इतना बड़ा कहाँ आ रहा है? किसमें किसमें निकाल दिया आपने? एग्जैक्ट इज 1.69 ग्राम पर लीटर है, मतलब 1.7 आप बोल सकते हो। क्या गड़बड़ किया है? पावर आवर कहाँ से आ रहा है? सर अप्रोक्सीमेटली 1.8 आ रहा है। हाँ ठीक है, उतना चलेगा, वो तो ऑप्शन देख करके आपको सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये बाकी का पावर आवर कैसे निकाला वो मुझे नहीं समझ रहा है। वो लोग कैलकुलेशन अपना चेक करें भाई, जिन्होंने पावर निकाल दिया। मैं ऊपर से इरेज करूं? सर डाउट। बोलिए। सर फर्स्ट वाले आपने CH4 में 16/2 लिखा था, तो सर वहाँ पे H के तो 4 एटम्स थे ना, तो मतलब हाँ। 1 into 4 नहीं हो सकता था वहाँ पे? अरे भाई, मेरे CH4 का मास कार्बन का कितना होता है? 12। 12। और एक हाइड्रोजन का कितना होता है? सर डायटोमिक हो तो 2 और मोनोएटॉमिक वो एक ही था, मतलब एक ही होगा वहाँ पे। एक, तो 4 एटम थे तो कितना हो गया? सर 16 सर, लेकिन डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में H2 होता है, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ नीचे पढ़ो। सर तो वो सिर्फ H2 के लिए एप्लीकेबल होता है या फिर अदर गैसेस के लिए भी? मतलब नहीं समझा मैं। सर जैसे कि SO2 का 64 आया और हाँ SO3 का 80 आया, तो हाँ। सर यहाँ पे O2 और O3 में डिफरेंस हुआ ना, सो वहाँ पे एक अगर बार H3 भी दिया रहेगा। एक सेकेंड, आपको यहाँ पे क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट नहीं लिखा हुआ है। यस सर। मॉलिक्यूलर वेट यूज करना, एटॉमिक वेट नहीं, है ना? तो डिफरेंस है दोनों में। सर इसका यूनिट क्या होता है? अगर रिलेटिव है तो यूनिट नहीं होगा। रिलेटिव चीजों का यूनिट नहीं होता, पता है ना? यस सर। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर 1.74 आया तो भी करेक्ट है क्या? चलेगा, वो तो बेटा ऑप्शन के हिसाब से रहता है, उसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। आपको ऑप्शन सपोर्ट करते हैं।
जरा समझ लीजिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम इसे EF लिखते हैं. इट रिप्रेजेंट द सिंपल रिलेटिव होल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. किसी भी मॉलिक्यूल में लाइक बेंजीन में जो सिंपल होल नंबर रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल नंबर. एम्पिरिकल फॉर्मूला C6H6 कार्बन और हाइड्रोजन है. सिंपल रेशियो क्या आ रहा है? 1:1. simplest relative whole number of atoms each element present in the molecule. Is it? इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट की जरूरत अगर हमें पड़ती है तो क्या करना है? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है तो दोनों का वेट निकाल दो, 13 हो गया. ये एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट होता है. अब नेक्स्ट हम आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF. इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर. एक्चुअल नंबर ये रिलेटिव था और ये एक्चुअल नंबर है. जैसे C6H6 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन. अगर हमको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बता दो तो जितना है कर दीजिए, 6 × 12 + 6 × 1 72. डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच में? एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रिलेटिव रेशियो बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर बताता है. नोट डाउन करिए. सर एक बार वो कैलकुलेशन वापस बता सकते हैं क्या? कौन सा कैलकुलेशन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला. ये तो मॉलिक्यूलर वेट ही तो निकाला है. 6 कार्बन है तो उसके नीचे वाला सर. उसके नीचे क्या? मैं यही तो बता रहा हूँ. हाँ वही वाला सर. हाँ वही बोल रहा हूँ. 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का वेट कितना होता है? 12. 6 हाइड्रोजन है तो 6 × 1. ओके सर. मतलब वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने निकालते थे वही किया है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर वेट ना? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट. अभी मैं बाकी अप्लाई करके भी आपको बता दूंगा. एक मिनट जरा बोर्ड पे देख लीजिए. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला वेयर n इज एनी होल नंबर 1 2 3 4 5. अब जरा इसे अप्लाई करना है मुझे. यहाँ पर मैंने बेंजीन लिया था तो बताइए जरा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या आ रहा है? 13. फॉर्मूला पूछ रहे हैं. फॉर्मूला CH ही तो हुआ. हाँ सर. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है? C6H6. हाँ सर. n कितना आएगा बताओ? सर वो 78 आएगा ना? अरे सॉरी 12 6 हाँ 78. बोलिए n कितना आएगा यहाँ? तो n 6 आ जाएगा. 6 आएगा सर. 6 आएगा. तो लॉजिक समझ में आया आपको? हाँ सर. है ना. अभी इसका यूज क्या है आपको ये लग रहा होगा ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं. तो अभी थोड़ी देर 5 मिनट लगेगा, मैं आपको बताता हूँ ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग. सर वहां पर C6H6 था इसलिए वो N6 हो गया. अगर C6H5 होता तो फिर N का वैल्यू क्या होता? हम थोड़ी ना बता पाएंगे. वो तो जो एग्जाम्पल यहाँ है वो एग्जाम्पल यहाँ होना चाहिए, तब तो रिलेशन बता पाओगे. आप हाथी और घोड़े में थोड़ी ना रिलेशन बता पाओगे. हाँ सर. डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाथी है तो बोल सकते हैं. अब आप बोलोगे एक हाथी और एक घोड़ा है, उनके बीच में क्या रिलेशन है? नो रिलेशन. नहीं, दोनों का अगर सेम ही हुआ, C6H5 दोनों का सेम है. मैं आपको एक चीज बोलूं, आप 5 मिनट मुझे दो, मुझे करने दो, आपको समझ में आ जाएगा.
सर n कोई भी होल नंबर है ना, इंटीजर नहीं ना? हम्म एम्पिरिकल फॉर्मूला में जितना रेशियो आएगा उतना ऐड करना है ना? भैया मेरे, मैंने आपको नहीं कुछ अभी सिखाया है, थोड़ा वेट करो। मैंने इंट्रोड्यूस किया, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे सिखाने तो दो। मैं इरेज करूंगा, अप्लाई करके आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। बेकार के अपने परसेप्शन डेवलप मत करो। सर वो अंडरलाइन किया होता है। हो गया, मैं इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। सर आप एक बार डेफिनेशन एक्सप्लेन करो ना एम्पिरिकल फार्मूला का। 5 मिनट का टाइम चाहिए, 5 मिनट के बाद मैं बताऊंगा वो सब चीजें जो आप बोल रहे हैं। सबको सब कुछ समझ आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अभी जरा समझना है, जो भी चीजें आपको बताई थी उनको कैसे यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, और प्लीज इधर उधर मत देखिए, बाद में आपको छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। मैं आपको 10 बार भी बोलूंगा तो फायदा नहीं है। आप बोर्ड पर फोकस करो। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेबल होती है, उसे हमें हर बार बनाना होता है। टेबल में क्या क्या आएगा? तो परसेंट मास आएगा, एटॉमिक वेट आएगा, एक, इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आएगा, सिंपल रेशियो आएगा, वहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ये एक फॉर्मेट है जो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे करना होता है। हर बार हमें ऐसे ही डेटा मिलेगा और हमसे कभी वो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इस तरीके से पूछते हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का वेट कितना दिया है? 80। हाइड्रोजन का कितना दिया है? 20। एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है? 12। 1। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे निकलेंगे? तो 80/12 और 20/1। इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये आपको 6.66 आएगा और ये आपका 20 आएगा। अब इसके बाद सिंपल रेशियो निकालना है। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या होगा? अब चेक करिए रिलेटिव मोल्स जो आपके हैं इसमें से लोएस्ट नंबर किसका है? 6.66। तो जो नंबर लोएस्ट होगा उसे उठाइए और सबको डिवाइड कर दीजिए। 6.66 अपॉन 6.66, 20 अपॉन, इसे डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है? 1 और 3। समझ आया? इसका मतलब कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1 और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना?
CH3। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बाद में interrupt करोगे बीच में तो फिर मैं बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करने वाला हूँ। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स 80/12 कैसे है? ये रहा उसका मास और ये रहा उसका वेट। मोल्स कैसे फाइंड करते हो? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करते हो 80 तो परसेंटेज है ना? क्या? 80 परसेंटेज है ना सर? परसेंटेज बेटा बाय वेट होता है। तो आपको वेट पता है, आपको एटॉमिक वेट पता है, मोल्स कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है मोल्स का? गिवन वेट अपॉन हाँ, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो हमने वही तो किया है। ओके सर, समझा। चले आगे नेक्स्ट स्टेप पे। यस सर। अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया है। अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लें जरा, कितना आएगा? 15। ठीक। मॉलिक्यूलर मास हमको पता है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। यहाँ से एन बताएंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2। हमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? CH3। क्या बन गया? C2H6। हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देखिए स्टेप्स, और हर क्वेश्चन में यही करना होगा, यही स्टेप्स हैं हर बार। तो ये टेबल बनाना जरूरी है हर बार? आप पे क्या टेबल बनाए कर लो। ये क्वेश्चन हर बार, मतलब आपके 11th के एग्जाम में और 12th के बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही आता है। अगर ये 11th के एग्जाम में या 12th के बोर्ड में आएगा ना, तो ये हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। कॉपी कर लीजिए इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको करना है। सर सिंपल होल नंबर रेशियोज के अंदर क्या आया? 13 आया। होल नंबर में यही तो है, ये होल नंबर ही है। अगर ये ओके, होल हाँ नंबर हाँ, तो क्या पड़ता है? सो कॉलम एम्प्टी था इसमें। हाँ नहीं, वो इसका ही रिजल्ट है। ओके सर। मैं इरेज करूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा।
देखिए कार्बन का परसेंट गिवन है, हाइड्रोजन का परसेंट गिवन है, ऑक्सीजन का परसेंट गिवन है, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड भी गिवन है। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोथ। स्टार्ट करिए। गाइस स्टार्ट किया आपने? यस सर। ठीक है।
बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, पर सब लोगों ने नहीं किया अभी तक। स्टार्ट करें? सर 2 मिनट। ठीक है, करिए। सृजिता, आपका जो छूट गया है आपको उसके लिए YouTube पे रेफर करना पड़ेगा, वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उससे ट्राई करिएगा। फिर अगर कुछ रहेगा तो लेक्चर में बाद में पूछ लीजिएगा। डन सर। सबका हो गया? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन था 54.54 एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन था 9.09, 1, ऑक्सीजन था 36.36, 16। रिलेटिव मोल्स आपने निकाले होंगे, 54.54 बाई 12, 9.09 बाई 1, 36.36 बाई 16। ये किया हमने। 4.53, 9.09 और 2.27। इसमें से लीस्ट नंबर हमें 2.27 मिल रहा है, तो 2.27 से सबको डिवाइड कर दो। सर वो 4.54 आएगा। 241। क्या बोल रहे हो? सर वो जो आपने डिवाइड किया है 54.54 डिवाइड बाय 12, वो 4.54 आ रहा है। चलेगा, तो इतना चलेगा, अप्रोक्सीमेशन लेने वाले हैं क्योंकि हम लोग। तो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये अप्रोक्स 1 आएगा। ऐसा आ रहा है? यस सर। ये सभी का आया है आंसर, मुझे लोगों ने भेजे हैं जो। तो C2H4O आ गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल दीजिए अब जरा। तो 12 इंटू 2, 1 इंटू 4 प्लस 16, कितना हो रहा है सम? 44 हो रहा है। ठीक बात है। यहाँ पे वेपर डेंसिटी दी थी हमको, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, उससे हम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 44 मतलब 88। तो अब हम n बता सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। ये 88 है और ये 44, तो n कितना आ गया? 2। n आ गया 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में n का वैल्यू C2H4O, तो ये बिकम C4H8 और O2 बन गया। ये बना। आंसर यही आया है सबका? यस सर। सबको समझ आ गया? मैं क्वेश्चन चेंज। मॉलिक्यूलर वेट कैसे ढूंढे? क्या चीज? मॉलिक्यूलर वेट किस केस में?
अपने क्वेश्चन में फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट और ऊपर लिखा है m इक्वल टू। तो सीधा ही सीधा था, आपने अभी अभी फॉर्मूला निकाला था ना वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट के साथ। सर वेपर वो डेंसिटी 2H2 का आया है ना? वो हमेशा अगर किसके नहीं दिया है तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही निकालना होता है। सर सर मेरा एक सिली डाउट है। सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम लोग n की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, तो फिर हम लोग जैसे 2 से C2H4O को मल्टीप्लाई किया तो C4 आया, तो फिर हम लोग ऐसे ऐसा होता है क्या कि 2C2 लिख दें, मतलब नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो फाइनल आंसर है। ओके सर। कॉपी कर रहा है कोई? और ये याद रखिए मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये वहीं से हमने फाइंड किया हुआ है। हमेशा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही निकालना है अगर आपको कोई दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो। पोटेशियम, ऑक्सीजन और क्रोमियम दिया हुआ है। आपको एटॉमिक वेट नहीं पता होगा, क्रोमियम का 54 है, पोटेशियम का नहीं पता होगा तो 39 है। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है सर। स्टार्ट करिए। सर क्रोमियम का वेट कितना दिया? सर
आर्यन आवाज आ रही है आपको? यस सर। पहले आवाज नहीं आ रही थी क्या? पहले आप बोल रहे थे। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है आवाज आ रही कि नहीं आ रही। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ सर। ठीक है ठीक है। सर 0.67 डिवाइडेड बाय 0.65 हम लोग 1 ले सकते हैं क्या? सर मेरे को एक डाउट है। सर अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सॉल्व करूं अभी? आंसर लोगों ने भेजा है पर करेक्ट आंसर अभी तक किसी का आया नहीं है। एक छोटी सी चीज है जिसे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 26.5, 38.1 और 30, मिस्टेक किया मैंने, क्रोमियम 35। आप जो भी फॉर्मूला बनाओ एटलीस्ट वो कंपाउंड एग्जिस्ट तो करना चाहिए। आपने वैसा कोई फॉर्मूला सुना है? ये शायद डाइक्रोमेट होगा पर हमारा आ नहीं रहा। अभी देखो आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक तो सबका सही होगा। अपॉन 39, 35.4 अपॉन 54 और 38.1 अपॉन 16। पहले का 0.68 अप्रॉक्स, 0.68 अप्रॉक्स, ठीक। अब सिंपल रेशियो कितना आ रहा है, तो इसमें से लोएस्ट वैल्यू हमने निकाल लिया 0.68। तो 0.68 अपॉन 0.68 ये हो गया 1, 0.68 अपॉन 0.68 ये हो गया 1, और ये है 2.3। कितना था? 2.38 था। 2.38 अपॉन 0.68 ये कितने टाइम्स आ रहा है? 3.5।
यहाँ तक सबका मैच कर रहा है? हाँ सर। यस सर। इसके बाद आपका प्रॉब्लम ये था कि 3.5 को आप कैसे यूज करेंगे, ये प्रॉब्लम है आपका। तो आपने अपने हिसाब से फॉर्मूला बना दिया। भाई जरा ये हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? होल नंबर रेशियो। होल नंबर। तो ये तो डेसिमल आया ना, तो होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 to इसे 7 मल्टीप्लाई। सब में 2 का मल्टीप्लाई करो। अब बना फॉर्मूला, क्या बनेगा? K2O7 CR2। K2Cr2O7। समझ आया? यस सर। मिस्टेक समझ में आई? आप होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, डेसिमल में कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है डेसिमल वाला? ये बना। क्लियर है भाई सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन मुझे बोल रहा था विदाउट टेबल वो सॉल्व कर सकता है? क्या कोई विदाउट टेबल भी सॉल्व कर रहा है क्या? नो सर, कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज हो रहा है ना? टेबल इसीलिए जरूरी। आप देखो ना, मैंने भी एक बार बनाया, मैंने अभी तक उसको हटाया नहीं, उसी को एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, आपको याद ही नहीं आएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। ये आपको डेटा दिया हुआ है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। सेकंड 13.01 है ना? हाँ 13.01 है। और आप छोटा मोटा अप्रोक्स लेने में बिल्कुल मत सोचिए, आप ले सकते हैं अप्रोक्स। 0.01 का वेरिएशन ओके है, क्योंकि बाद में भी हम अप्रोक्स ही लेते हैं होल नंबर में बदलने के लिए। तो लास्ट में H2O है, वाटर। क्या पूछ रहे हैं? लास्ट में H2O है। हाँ वाटर है। सर आपने तो एक साथ दिया, मतलब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? पक्का।
सही है आंसर जो भेजा है अभी आपने। भौमिक आंसर सर करेक्ट। हाँ सर अगर मोल 2.9 आ रहा है तो उसको 3 ले सकते हो। बिल्कुल 3 लेना पड़ेगा आपको।
ठीक आंसर भेजा है। सब लोग अटेम्प्ट कर पाए इसको? यस सर। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। मुझे सॉल्व करने की जरूरत है कि नहीं है? बोलिए भाई। मैं मत करूं ना करूं सॉल्व ना? सबको आ गया है? सर आंसर बता दीजिए। MgSO4.7H2O। सबका आया है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है? करना अभी भी वैसे ही है जैसे सॉल्व कर रहे हो, पर कुछ और भी अप्रोच उसमें आपको लगानी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन, कंपाउंड एक्स है जिसका वेट गिवन है W 0.384 ग्राम। ये आपको कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है। आपको कंपाउंड एक्स का वॉल्यूम इज 100 ml at 114 डिग्री सेल्सियस एंड 0.973 बार। फाइंड द वॉल्यूम एंड एट एसटीपी एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इतनी चीजें आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको जरूर बता देता हूँ कि जब कभी भी परसेंट का क्वेश्चन हो तो आप हमेशा चेक करिए कि परसेंट का सम 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जरा, ये 100 है कि नहीं आ नहीं? रहा सर। नहीं आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा होगा, बस यहाँ पर केस वो नहीं है, यहाँ तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन अगर कभी 100 नहीं आ रहा है तो पक्का आपको एक चीज वहां पे जज करनी है कि या तो कोई चीज मिसिंग है, ठीक है, और या तो फिर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो पक्का वहां पे ऑक्सीजन होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है तो हमको पता है कि क्लोरीन कितना होगा, दिस प्लस दिस माइनस 100 करेंगे तो Cl आ जाएगा। यस सर। बट अगर ये भी नहीं पता होता कि यहाँ क्लोरीन है तो हम क्या एज्यूम करते हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, फिर आपको वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, और फिर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ये ऑर्डर होगा आपका सॉल्व करने का, आप स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पे वो 114 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या लिखा है? एंड 0.973 बार। बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर। प्रेशर की, यानी कि गिवन है। शुरू हो जाओ। अगर परसेंटेज नहीं दिया तो उधर ऑक्सीजन क्यों अज्यूम करना है? हाँ, यहाँ तो दिया है, अगर नहीं दिया होता तो ऑक्सीजन होता है इसका मतलब। स्टार्ट करिए।
सर कंपाउंड एक्स का एमएफ रेशियो भी निकालना है, एमएफ ऑलरेडी। हाँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया सबका? यस सर। यस सर। हाँ सर निकल। वॉल्यूम निकाला आपने? मुझे करना पड़ेगा लगता है, आप लोगों से नहीं हो पाएगा। चलो पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए आपका क्या है? C2ClH4। C2H4Cl आया है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब आपको मैंने सेकंड पार्ट बोला था, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। वॉल्यूम आप फाइंड कर पाए? एसटीपी पे वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 आपको पता है 0.973, V1 आपको 100 ml, T1 114 प्लस 273, P2 आपको एसटीपी बोला है तो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 होता है। वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 होता है, तो V2 यहां से निकालना था। ये कोई निकाल पाया था क्या? किसी का आया था V2 भाई? नहीं आया था, कोई बात नहीं। मैं बोला था थोड़ा अलग है, इसके बारे में हो सकता है आपको आइडिया नहीं रहा होगा। 67.72 ml ये निकालना था पहला। सर हाँ सर मुझे 68.63 ml आया। चलेगा, आपने कुछ अप्रोक्स ज्यादा ले लिया, बस वही है। ठीक है, अब इस वॉल्यूम का यूज क्या करना है हमको? तो देखिए यहां से हमको ये पता चल गया कि 67.72 ml कंपाउंड का वेट कितना दिया हुआ है? 0.384 ग्राम। तो एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? 22400 ml, याद आ रहा है? तो यहां से हम 0.384 अपॉन 67.72 इंटू 22400, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 127 ग्राम आता है। ये हमारा क्या निकल के आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। तो ये आपने लास्ट में क्या किया? मुझे यहां से वॉल्यूम मिला 67.72, तो 67.72 का वॉल्यूम का मास गिवन था 0.384, तो हमने उसे स्टैंडर्ड वॉल्यूम में मास निकाल दिया, कितना आ रहा है। ओके सर। ठीक, आफ्टर दैट अब हमको चाहिए क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट है, जरा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट बताइए कितना आ रहा है? सर 63.5। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो एन बता सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, बिल्कुल सही है, 2 आ रहा है। अब आपके पास N2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता चल जाएगा आपको, 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था? C2H4Cl, तो आंसर क्या आ गया फाइनली? C4H8Cl2। समझ आई स्टेप्स? यस सर। अभी इसे कॉपी करिए जरा सीक्वेंस में प्रॉपर। सर 1 बार प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल होता है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर क्यूब। क्या पूछ रहे हैं आप? सर 0.973 को हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्यों कंसीडर किया? एसटीपी पे बोला है ना, एसटीपी पे प्रेशर कितना लिखाया था मैंने आपको, चेक करिए नोट्स में जरा। 1 एटमॉस्फेरिक क्यूब 1 atm बताया था तो 1 लिखा है मैंने।
आंसर 0.973 जो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बार और एटमॉस्फेयर यूनिट सेम होता है, 1 bar इज इक्वल टू 1 ATM होता है, तो फर्क नहीं पड़ता। हो गया कॉपी? यस सर। सर लास्ट वाला पार्ट छोड़ दीजिए। ठीक। हमने आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड होमवर्क 40 to 47 है, ये आपको ट्राई करना है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वेल एंड गुड, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट पे देखा जाएगा आगे जब हम डिस्कस करेंगे। दिस इज योर होमवर्क गाइस, नोट डाउन कर लीजिए 40 to 47। ओके गाइस, कॉपी हो गया सबका? यस सर। ठीक है, इतना ट्राई करिएगा, 7-8 क्वेश्चन जो भी हैं जो आपको आ जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे करते हैं हम लोग। चलिए, गुड बाय। सर हाँ सर, मेरे पास 300 पेजेस की बुक नहीं थी, तो मैंने एक रफ बुक में ऐसे ही लिखा था नई बुक में, तो फिर वो नोट्स वापस लिखना है या मैं वो पेपर उसको संभाल के रख लीजिए, चलेगा। ठीक है सर। ओके गाइस। हाँ सर, वो जो आपने बोला था अगर कोई दिया नहीं होगा तो ऑक्सीजन लेते हैं, सर वो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पर रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, बाय।